वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। एक बार मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें एक तो है कि पॉलिनेशन यानी कि परागन जो है उसके तरीके किस तरीके से होते हैं, उनका अलग अलग क्या प्रकार है, कैसे कैसे होता है। और जैसे इंसेक्ट के द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो स्वनिषेचन और परपरागन, स्वपरागन, परपरागन दोनों का अलग अलग जो है क्या उसका वर्गीकरण क्या है और कि कौन कौन से एजेंट हैं जिनके द्वारा परागन होता है। और इस होने से परागन जब होता है, स्वपरागन होता है या परपरागन होता है, तो उससे उस पौधे पर या उस प्लांट पर क्या असर क्या पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में आज देखेंगे। तो पॉलिनेशन या परागन मतलब परागकण का ट्रांसफ़र होना एंथर से लेकर के और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पे ट्रांसफ़र जो होता है, उस प्रोसेस को, ये जो प्रक्रिया है जिसमें एंथर से जो फ्लावर का जो मेल पार्ट है, पुंकेसर है, वहाँ से परागकण का जो ट्रांसफ़र होना वर्तिकाग्र या स्त्री केसर में के वर्तिकाग्र पे, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसीलिए बोला है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, पॉलन ग्रेन या परागकण का ट्रांसफ़र कहाँ से, तो एंथर से स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर, ये जो प्रोसेस है इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये एंथर से स्टिग्मा पे जो मतलब कि ये अगर कोई फ्लावर है, ये इसका वर्तिकाग्र है और वर्तिका है और यहाँ पर उसका एंथर है, तो यहाँ से परागकण निकल करके और इसके ऊपर आके गिर रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो है ये दो तरह का हो सकता है। एक तो है सेल्फ पॉलिनेशन या स्वनिषेचन या स्वपरागन, या दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन। तो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फूल है, जो फ्लावर है, उसी का जो है परागकण उसी के वर्तिकाग्र में गिरता है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। या फिर ये परागकण जो है इसी फूल पर ना गिर के इसी पेड़ पे कोई दूसरा फ्लावर है उस पे जाके गिरता है। तो फॉर एग्जांपल ये फ्लावर जहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, उसी पे यहाँ पर एक दूसरा फ्लावर भी है, तो यहाँ पर इसका वर्तिकाग्र है, तो ये अगर इसमें गिरता है या इसमें जाके गिरता है, उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर में गिरता है, तो दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन है। इसको सेल्फ पॉलिनेशन या स्वनिषेचन इसलिए बोलते हैं कि चूंकि सेम पौधे पर वो फूल खिल रहा है, तो उसमें उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, उसमें जो जीन्स होंगे जो यहाँ होंगे वही इसमें होंगे, तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन इसको बोलते हैं। इसके लिए एक अलग टर्म है, उसको हम अभी देखेंगे आगे क्या टर्म है, कि अगर उसी पेड़ के दूसरे फूल पर गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। पर मोटा मोटा तौर पे सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये है कि उसी फ्लावर पर गिरे, स्वनिषेचन उसी पौधे पर गिरे, या उसी फूल पर गिरे, या दूसरे फूल उसी पेड़ के दूसरे फूल पर गिरे, तो ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन। इसको ऑटोगैमी भी बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप हो जाता है, इसलिए इसको ऑटोगैमी बोला जाता है, क्योंकि अपने आप ये हो जा रहा है, उसी में हो जा रहा है, किसी कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर एंथर है, परागकोश है, यहीं पर स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, यहीं से निकल के यहीं गिर रहा है, अपने आप ही हो रहा है, इसलिए इसको ऑटोगैमी भी बोला जाता है। और दूसरा जो है एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन जब ये परागकोश से पराग निकल करके किसी दूसरे पेड़ के फ्लावर पर गिरता है, मतलब इसी पेड़ के फूल पे नहीं गिरेगा या उसी फूल पे नहीं गिरेगा, किसी दूसरे पौधे के फूल पर गिरेगा और उसको निषेचित करेगा, तो ऐसा जब होगा तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसको एलोगैमी भी बोला जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, ये दो तरह का पॉलिनेशन नॉर्मली इसको दो भाग में बांटा गया है। तो इसमें यही कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर मतलब परागकोश से स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इसको हम उसी फ्लावर के उसमें गिर रहा है तो इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिर रहा है, तो जब उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पर गिर रहा है तो इसके लिए एक टर्म यूज़ कर रहे हैं गिटोनोगैमी। तो गिटोनोगैमी मतलब इसका भी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन जब वो परागकोश से पराग निकल करके सेम जिस फूल में वो पराग बना है उसी के वर्तिकाग्र पे ना गिर करके उसी पेड़ के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे गिर रहा है, तो ऐसा जब हो रहा है तो उसके लिए उसको सिर्फ अलग समझाने के लिए एक टर्म यूज़ किया है गिटोनोगैमी। तो बट ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ये भी ऑटोगैमी का ही टाइप है। तो इसको बोला जाता है कि ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मतलब जब
जिनके जीनोटाइप्स जिसमें समान जीन पाए जा रहे हैं, ऐसे में अगर हम क्रॉसिंग बनाते हैं, ऐसे पौधों को लेकर के या ऐसे जनक को लेकर के अगर हम क्रॉस बना रहे हैं तो उनको हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। और सेल्फिंग जो है इसको बोलता है क्लोजेस्ट फॉर्म, इसलिए बोल रहा है क्योंकि सेल्फिंग में उसी फूल का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पे गिर रहा है, तो परागकण में जो जीन होंगे वर्तिकाग्र में से गिरेगा, अंदर बीजांड में जाएगा, उसमें भी वही जीन होंगे, बिल्कुल सेम जीन होंगे, तो इसलिए इसको क्लोजेस्ट फॉर्म बोल रहा है। इससे और ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकता है कि सब जीन बराबर हैं। और रिलेटेड भी अगर है तो उसमें भी गिरेगा तो उसको भी इनब्रीडिंग बोलते हैं, जहाँ पर जीन्स की समानता पाई जाती है। तो ऑटोगैमी को बोला जाता है कि क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। और ऑटोगैमी अगर होगा तो इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा। अगर हम मेंडल का लेक्चर याद करेंगे तो उसमें यह है कि जो मेंडल का जो क्रॉस बनाया था, मेंडल ने टॉल के साथ ड्वार्फ का क्रॉस बनाया था, उससे जो पहला पीढ़ी उनको मिला था वो ये मिला था। इसको जब वो सेल्फ पॉलिनेशन करते थे तो इसमें उनको इस तरह के संतति उनको मिलती थी, उनको इस तरह की संतति मिलती थी। तो ये जो है जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम में अलग अलग जीन मौजूद हैं तो उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। लेकिन जब इसको सेल्फिंग किए तो ऐसा और ऐसा आया, मतलब कि ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया, यानी कि जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों पर यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम 2 है यहाँ पे दोनों पे स्मॉल टी है। तो इस तरह का होमोजाइगसिटी जैसे जैसे हम सेल्फिंग करते जाएंगे, यानी कि ऑटोगैमी अगर होता जाएगा तो इस तरह के सदस्यों की संख्या, इस तरह की संततियों की संख्या बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन जो है वो होमोजाइगस होता जाएगा। तो अगर मेरा उद्देश्य ही ऐसा है कि मेरे को ऐसा इस तरह का इंडिविजुअल चाहिए, ऐसी संतति चाहिए, तो मुझे ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा। और ये जो है ये क्रॉस है। क्रॉस इसलिए है क्योंकि इसका जीन, इसमें एलील और इसमें एलील दो अलग अलग किस्म के हैं, तो इनमें अंतर है, तो इसको हम क्रॉस बोल रहे हैं। तो जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, तो क्रॉसिंग से हेट्रोजाइगसिटी बढ़ती है, और सेल्फिंग जब हम करते हैं तो उससे होमोजाइगोसिटी जो है बढ़ती है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जब हम सेल्फिंग किए हैं तो इस पीढ़ी में 1 2 3 4 में से 2 जो है वो होमोजाइगस है, यानी कि 50% आधे जो है होमोजाइगस बन गए हैं। तो जैसे ही हम सेल्फिंग करते जाएंगे तो होमोजाइगोसिटी 50% से हर पीढ़ी में बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होता है कि होमोजाइगोसिटी बढ़ती है जब हम सेल्फिंग करते हैं तो। और इस तरह के जो प्रजातियां होती हैं जिनमें प्राकृतिक जो परागन का नियम ही यही है कि सेल्फ पॉलिनेशन है, नेचुरल उनका वे ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, तो वहाँ पर वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं दिखाते। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए आपको हेट्रोसिस का लेक्चर याद करना पड़ेगा, जहाँ बोला है कि जब हम क्रॉस बनाते हैं तो जो F1 है उसमें पेरेंट से ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है तो हेट्रोसिस है, संकर ओज है। या अगर सेल्फिंग करते हैं एक पर परागन वाले पौधे में, जैसे ही हम सेल्फिंग करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी घट जाता है, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है, जो होमोजाइगस पौधे हैं जिनमें तरीका नेचुरल वे ही सेल्फ पॉलिनेशन है जिनमें परागन का, तो उसमें इनब्रीडिंग नहीं होता, वो इनब्रीडिंग नहीं शो करेगा क्योंकि उसका नेचुरल तरीका ही वही है। और मेकनिज़म्स कौन से हैं, किस तरह की मेकनिज़म नेचर में किस तरह की चीज़ें पाई जाती है, किस तरह के स्ट्रक्चर फूलों के स्ट्रक्चर में या और में किस तरह की चीज़ें पाई जाती है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होता है। मतलब वो फ्लावर इस तरीके से बनता है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही अपने आप पहला ऑप्शन रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि 5% जो है 5% क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। जो सेल्फ पॉलिनेटेड वाले किस्म के फसल हैं जैसे धान है, गेहूं है, तो इनमें इतना मान के चलते हैं कि 5% नेचर में होगा, 5% को हम मान के चलते हैं इतना हो सकता है। तो 95% चांस इसमें यह है कि उसमें सेल्फिंग ही होगा या सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो उनके फ्लावर में या फूलों के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है या किस तरह से फूल पौधे पे उगते हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, उसमें उसी को बढ़ावा देता है, तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म है उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो पहला है जिसको बोल रहे हैं होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब ये है, एक गैमी शब्द जो है ये नॉर्मली गैमेट्स से आता है। गैमेट्स यानी कि जो परागकण या अंडाणु बन रहा है उससे आता है होमोगैमी। तो होमोगैमी का मतलब ये है कि जो पराग कोश में जो पराग है
और उसका जो स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र जो है और उसके अंदर बीजांड जो भी है वो सब एक ही समय में मैच्योर होते हैं। तो दोनों का मैच्योरिटी का समय जो है एक है। तो मैच्योरिटी का समय अगर एक है तो अगर परागकण उसके वर्तिकाग्र पे गिरेगा तो उसको पराग पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा और वहाँ से न्यूक्लियस जो है उसको निषेचित करेगा। और अगर ये एक साथ नहीं मैच्योर हुआ है, मान लीजिए पराग पहले मैच्योर हो गया और एंथर जो या स्टिग्मा जो है वो वर्तिकाग्र या वर्तिका उसके अंदर अंडाणु वो मैच्योर नहीं हुआ तो परागकण उसके ऊपर गिर भी गया, पराग पॉलन ट्यूब अंदर चला भी गया, फिर भी उसको निषेचित नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तैयार ही नहीं है। तो दोनों का मैच्योरिटी एक समय पे होना उसको हम होमोगैमी बोलते हैं। दूसरा बोलता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी ये है कि जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन अनओपेंड फ्लावर, मतलब क्लिस्टोगैमी का मतलब ये है कि फूल बंद रहता है और उसके अंदर ही ये मैच्योर होने के बाद इनका परागन की प्रक्रिया जो है बंद फूल में ही हो जाती है। वो होने के बाद फूल जो है वो खुलता है। तो गेहूं या धान में अगर हम देखेंगे तो उनका फूल जो है वो ऐसा टाइप का फ्लावर रहता है और फ्लावर जब खुलता है वो बंद रहता है और जब खुलता है वो तभी खुलता है जबकि उसमें परागन की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। तो अब खुल भी गया और बाहर से परागकण आ भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि परागन इसमें ऑलरेडी हो चुका है, उसी के परागकोश से पराग उसी के वर्तिकाग्र को निषेचित कर चुका है। तो इसलिए अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज फ्लावर जो है वो बंद रहता है। तो इसमें से गेहूं में देखा गया है, बार्ली में देखा गया है, ओट में देखा गया है, ऐसे कई ग्रास स्पीसीज़ में ये देखा गया है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा एक जो मैकेनिज़्म है जिसको हम बोलते हैं चैज़्मोगैमी। तो चैज़्मोगैमी बोलता है कि फ्लावर खुलेगा लेकिन कब खुलेगा, जब कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो जाएगा। इसमें सब अंदर ही हो जाएगा, फ्लावर शायद खुलेगा भी नहीं, खुलेगा तो थोड़ा बहुत खुलेगा। इसमें फ्लावर ओपन तो होगा लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इसमें फ्लावर ओपन होगा लेकिन तब होगा जब अंदर हो चुका है और इसमें फ्लावर नॉर्मली क्लोज ही रहता है, बहुत रेयरली तो खुलेगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत खुलता है। तो ये नॉर्मली क्लोज फ्लावर रहता है, उसी के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। और इसमें जो है फ्लावर खुलता है लेकिन तब खुलता है जब उसके अंदर परागन की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये भी गेहूं में भी देखा जाता है और राइस में मेनली, चावल में, धान में ये मेनली देखा जाता है कि इस तरह का प्रक्रिया होता है कि जब परागन हो चुका है उसके बाद फ्लावर का ओपनिंग होना। तो एक तो है दोनों का मैच्योरिटी एक साथ होना, एक है फ्लावर का नहीं खुलना, अंदर ही बंद रहेगा तो बाहर से पराग नहीं आ पाएगा। तीसरा जो है वो खुलेगा लेकिन तब खुलेगा जब अंदर परागन हो चुका है। और एक और है कि पोजीशन ऑफ एंथर्स, मतलब जो परागकोश है और जो परागकण है, परागकोश जो है जिसमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो दाल के पौधे हैं जैसे मटर है आपका या मसूर है, इनमें 10 जो है 10 एंथर्स होते हैं, स्टेमिन्स जो हैं वो 10 होते हैं, मतलब मेल पार्ट जो है वो उनकी संख्या 10 होती है। और वो जो फीमेल पार्ट है या वर्तिकाग्र जो स्त्री केसर है उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो जब चारों तरफ से घेरे रहते हैं तो वहीं का परागकण को उसके ऊपर गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाहर से आने की संभावना बहुत घट जाती है। फ्लावर भी बंद टाइप का रहता है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे मटर वटर के जो फ्लावर जो क्लोज टाइप के होते हैं उनका जो कोरोला जो है वो भी बिल्कुल बंद जैसा रहता है और उसको कील एक शब्द यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो एंथर जो है और ये एग्जांपल आपको टमाटर में भी मिलेगा, बैगन में भी मिलेगा, जहाँ पर क्या है कि स्टिग्मा इज सराउंडेड बाय एंथर, मतलब चारों तरफ से उसको घेर के रखा है इन सच ए वे दैट सेल पॉलिनेशन इज एंश्योर्ड, मतलब इस तरीके से घिरा हुआ है कि वहाँ सेल पॉलिनेशन होने की ही संभावना सबसे ज़्यादा है। और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। तो टोमेटो में अगर हम देखेंगे, टोमेटो का फ्लावर, ब्रिंजल का फ्लावर देखेंगे, इस तरह से लेग्यूम यानी दाल वाले पौधे में देखेंगे तो स्टैमेन और स्टिग्मा जो है इस तरीके से रहता है कि इनक्लोज, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पेटल्स से वो घिरा रहता है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो इंश्योर्ड हो जाता है। जैसे मूंग है, उर्द है, सोयाबीन है, ये सब जो है, चना है, मटर है, ये सब में जितने भी दाल वाले हैं उनमें सब में यही स्ट्रक्चर रहता है। उनका फ्लावर बिल्कुल बंद टाइप का रहता है, एकदम ऐसा बंद रहता है कि उसके अंदर एंथर जो है उसको घेर के रखता है चारों तरफ से कि बाहर से अगर आए भी तो ऐसे में अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो मेंडल ने इसी तरह के पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन किया था। तो इसके लिए उनको पहले उसको फ्लावर को खोलना पड़ा, फिर उसमें से एक एक करके एंथर्स को निकालना पड़ा। तो ये इतना, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन इतना आसान काम आर्टिफिशियली भी, कृत्रिम तरीके से भी बहुत आसान नहीं होता है। तो एक है कि साथ में मैच्योर हो गए दोनों,
एक में जो है फ्लावर बंद है, फिर एक है कि फ्लावर खुल तो रहा है लेकिन परागन होने के बाद, और एक ऐसा है कि जिसमें स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि चारों तरफ से उसको घेरे हुए है और ताकि बाहर से पॉलन आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो वो पीछे वाले पे जाएंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट ये है वो है बाइसेक्सुअलिटी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब उसी फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो, क्योंकि अगर मौजूद ही नहीं होगा तो कैसे निषेचन होगा। तो ये सबसे ज़रूरी है कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल हो। इसको हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोलते हैं। तो इसके लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, इसका मतलब ये है कि दोनों सेक्स यानी दोनों लिंग उसमें मौजूद हैं। वो पुंकेसर भी उसमें मौजूद है और स्त्रीकेसर भी मौजूद है, तो दोनों लिंग उसमें मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और उसके साथ में अगर वो सब स्ट्रक्चर हों कि फ्लावर बंद रहा है, खुल ही नहीं रहा है, खुल रहा है तो बाद में खुल रहा है, मैच्योर साथ में हो रहा है, उसको घेरे हुए है, तो ये सब चीज़ है तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। और जब हम एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन को देखते हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को जब हम देखते हैं कि पर परागन जिसको हम बोलते हैं पर परागन, तो पर परागन की इसमें क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, मतलब जो फूल में परागकोश में परागकण बन रहा है वो उस पौधे से उड़ के निकल के किसी दूसरे बाजू वाला पौधा हो सकता है या बगल के फील्ड खेत वाला पौधा हो सकता है, वहाँ जाके किसी फ्लावर को, उसी प्रजाति के दूसरे फ्लावर को वो निषेचित कर रहा है। तो इसको हम एलोगैमी या परपरागन बोलते हैं। एलोगैमी जब होता है तो इससे हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है। जैसा कि हमने देखा था कि जैसा हम क्रॉस, मेंडल ने क्रॉस बनाया, तो जैसे ही उन्होंने क्रॉस बनाया तो इससे क्या हुआ, उनको जो पहली पीढ़ी है F1 जो है उसमें सारे इस तरह के मिले। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम है दोनों, उसमें दोनों में ये कैपिटल टी मौजूद है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम मतलब जो क्रोमोजोम का जोड़ा है उसमें दोनों पे स्मॉल टी मौजूद है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, यहाँ पे जो क्रोमोजोम का जोड़े हैं उसमें एक में ये एलील आ गया है, एक में ये एलील आ गया है। तो ये अलग अलग जब एलील आ जाता है जोड़े में तो उसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो जब जैसे ही पर परागन होगा यानी कि क्रॉसिंग होगा तो हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ेगी। तो हेटेरोजाइगोसिटी जब बढ़ती है तो जिन पौधों में ये ही प्राकृतिक तरीका है इनके परागन का कि क्रॉसिंग से ही उसमें परागन होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी कारण से सेल्फिंग हो जाए तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर सेल्फिंग उनमें हो जाए तो जो अगली पीढ़ी बनेगी उसका ग्रोथ, उसका परफॉर्मेंस, उसका फर्टिलिटी, ये सब चीज़ जो है घट जाएगा, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि इसमें नेचुरल तरीका यही है कि इसी कंडीशन में वो अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन वाले पौधे में अगर हम स्वपरागन करेंगे तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखेगा, और स्वपरागन वाले जो पौधे हैं जिनका नेचुरल तरीका ही वही है उसमें अगर सेल्फिंग करेंगे तो कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं दिखेगा। इसको जब हम करेंगे तो इससे हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है और सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। तो अब इसके लिए क्या मैकेनिज्म पौधों में मौजूद हैं जिससे ये इसको बढ़ावा देते हैं, मतलब जिस तरह के पौधों में इस तरह का होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि ये आप देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागन ये थोड़ा सा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि फ्लावर में जो पॉलन है या परागकण जो है वो किसी दूसरे फ्लावर का है और निषेचित जिसको कर रहा है ये किसी दूसरे फ्लावर को कर रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ बाहरी तत्वों के ऊपर इसकी निर्भरता होती है, तो या हवा से हो या इंसेक्ट से हो या उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा हो, उस पर निर्भर ये होते हैं। अदरवाइज इनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। तो जो पहला कंडीशन है वो है डाइक्लिनी। तो उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन में जैसे हम देखते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी होता है, यानी कि दोनों एक ही पौधे में, एक ही फूल में दोनों लिंग, उभयलिंगी फ्लावर होता है। उसमें परागकण भी, परागकोश भी रहेगा और बीजांड भी रहेगा, वर्तिकाग्र भी रहेगा, पुंकेसर, स्त्रीकेसर दोनों एक ही फूल में रहेंगे, उभयलिंगी होगा। लेकिन यहाँ पर डाइक्लिनी मतलब जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि जो फूल होगा वो या तो उसमें सिर्फ पुंकेसर मिलेगा या तो सिर्फ स्त्रीकेसर मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसा कंडीशन दो तरह का हो सकता है, एक होते हैं मोनेशी और एक है डायोशी। तो मोनेशी हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल यानी कि जो फ्लावर हैं वो कुछ मेल फ्लावर हैं, कुछ फीमेल फ्लावर हैं, वो अलग अलग हैं, सेपरेट बट प्रेजेंट इन द सेम प्लांट।
एक ही पौधे में मौजूद हैं। जैसा आप मक्के का पौधा देखेंगे तो उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग उगते हैं, लेकिन एक ही पौधे पे उगते हैं। तो ऐसा कंडीशन को हम मोनेशी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक पहले उग रहा है, एक पहले अगर निकल रहा है, दूसरा बाद में मैच्योर हो रहा है, तो जब मान लीजिए स्त्री केसर पहले मैच्योर हो गया, तो जब तक वो मेल पार्ट निकला ही नहीं है, एंथर निकला ही नहीं है, तो तब तक बाजू वाले का एंथर आके उसको पराग आके उसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो मोनेशी मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल फ्लावर, यानी कि जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे में हैं लेकिन अलग अलग उगते हैं। और दूसरा है डायोशी, वो डिफरेंट प्लांट में ही मौजूद है, मतलब जिस पौधे में मेल फ्लावर होगा उसमें फीमेल फ्लावर नहीं उगेगा। तो इस केस में, या जिसमें कुछ पौधे में देखेंगे सिर्फ फीमेल फ्लावर उग रहा है, मतलब सिर्फ उसमें स्त्री केसर है, पुंकेसर है ही नहीं, उसके लिए फिर ऐसे केस में हमको दोनों तरह के पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी उनमें निषेचन होगा, तभी उनमें फ्रूट या फल बनेगा, तभी उसमें बीज बनेगा। जैसा कि बहुत आम तौर पे हमको ये जो कद्दू वाले हैं उनमें देखने को मिलता है, या पपीता में देखने को मिलता है कि अगर दोनों फ्लावर नहीं है तो उसमें जो है उसमें फल बनता ही नहीं है, तो सिर्फ फूल बनेगा और फिर झड़ जाएगा, कोई फल ही नहीं बनेगा। तो मोनेशी मतलब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं एक ही पौधे पे, और डायोशी मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हैं। तो यहाँ आप डाई से थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं कि डाई मतलब दो, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, दो अलग पौधे हैं, और मोनो मीन्स एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर हैं, तो उसको मोनेशी डायोशी। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइक्लिनी, जिसमें कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो ये एक कंडीशन है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी ये बोलता है कि जो मैच्योरिटी होगी इसमें, अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन में याद करेंगे तो वहाँ पे होमोगैमी होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हिस्से जो हैं पौधे के, पुरुष पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ मैच्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी अलग अलग समय पे होगी। तो इसलिए स्टिग्मा सेम फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स, तो इनकी मैच्योरिटी अलग अलग समय पे होती है। तो जब मैच्योरिटी अलग अलग समय पे होगी तो नेचुरली अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रहा है तो उसमें कोई दूसरा आजू बाजू के दूसरे कोई फूल से परागकण आके उसको निषेचित कर सकता है, क्योंकि खुद का उसका पराग अभी तैयार ही नहीं है। या सेम वे में इसका पराग पहले तैयार हो गया तो बाजू वाले को कर सकता है। तो डाइकोगैमी मतलब अलग अलग समय में, होमोगैमी मतलब एक समय में मैच्योर हो रहा है, डाइकोगैमी मतलब अलग अलग समय में मैच्योर हो रहा है। अब डाइकोगैमी दो तरह का होता है, एक है प्रोटोएंड्री, एक है प्रोटोगाइनी। तो इसमें एंड्री जो है वो एंड्रोशियम से लिया हुआ है, और गाइनी जो है वो गाइनोशियम है, स्त्री केसर से शब्द लिया हुआ है। तो प्रोटोगाइनी मतलब जिसमें स्त्री केसर पहले मैच्योर हो रहा है, और प्रोटोएंड्री जिसमें पुंग केसर पहले मैच्योर हो रहा है। तो मक्के का अगर खेत में हम देखेंगे तो मक्के के खेत में इसका जो मेल पार्ट है, जिसको टैसल बोलते हैं, वो पहले निकल जाता है, और सिल्क यानी कि जिसमें कि कॉप बनता है मक्के का, वो भुट्टा बनता है, वो बाद में निकलता है। तो प्रोटोएंड्री मतलब मेल हिस्सा, एंड्री यानी कि एंड्रोशियम यानी कि पुंग केसर वो पहले निकल रहा है तो प्रोटोएंड्री है, और गाइनोशियम या स्त्री केसर पहले निकल रहा है तो प्रोटोगाइनी है। तो पर्ल मिलेट में, बाजरा में देखने को मिलता है। तो एक हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा है कि डाइकोगैमी मतलब निकल तो रहा है सेम फ्लावर में लेकिन अलग अलग समय में एक प्लांट में हो रहा है। तो ये वहाँ होगा जैसे मोनेशी है, जब मोनेशी मतलब एक ही पौधा है, उसी में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों उग रहे हैं, लेकिन एक पहले मैच्योर हो रहा है, दूसरा बाद में मैच्योर हो रहा है। तो प्रोटोएंड्री हो सकता है या प्रोटोगाइनी हो सकता है। तीसरा जो कंडीशन है हेट्रोस्टाइली। हेट्रो का मतलब है अलग होना, और स्टाइली मतलब जो स्टाइल जिसमें कि जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवर यानी कि स्टाइल यानी कि वर्तिका की बात कर रहा है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं, तो या वर्तिका बोलते हैं, और इसको वर्तिकाग्र या बोलते हैं। तो ये हेट्रोस्टाइली में बोल रहा है कि स्टाइल्स एंड फिलामेंट्स इन ए फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब या तो ये लंबा है और ये जो है ना छोटा है, जिसमें पराग जिसमें बन रहा है वो छोटा है, ये लंबा है। तो यहाँ का परागकण ऐसा उठ के इसके ऊपर जाके इसको निषेचित करने की संभावना जो है वो घट जाती है। लेकिन अगर उल्टा हो कि ये लंबा हो और ये छोटा हो तो उसमें हो सकता है कि इसको निषेचित कर दे, लेकिन वहाँ भी अगर ये होगा कि ये पहले मैच्योर हो जाता है तो उसका पराग पहले ही मैच्योर होकर सब झड़ जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब तक ये मैच्योर होगा तब तक उसके पास पराग बचा ही नहीं होगा। तो ये हेट्रोस्टाइली मतलब स्टाइल का जो लंबाई है ये अलग अलग होने से भी
इस तरह का फिलामेंट हम इसको फिलामेंट बोलते हैं, ये इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तंतु जो है ये फिलामेंट हम इसको बोलते हैं और इसको स्टाइल बोलते हैं। तो परागकोश जिसमें लगा हुआ है वो फिलामेंट, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों अलग अलग होती है, तो इसकी वजह से उसमें बढ़ जाती है। तो लिंसीड इसका एग्जाम्पल है। तीसरी हर्कोगैमी का मतलब ये है कि हिंड्रेंस, मतलब रुकावट। इसमें बोलता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में रुकावट है। इसमें इस तरह का कोई चीज़ नहीं हो रहा है कि अलग से मैच्योर होना वो सब नहीं है, सेम समय में हो रहा है, लेकिन वहाँ कुछ रुकावट है। रुकावट कैसा है? रुकावट बोलते हैं फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर मतलब क्या है? हो सकता है इसके ऊपर कुछ ऐसा एक लेयर रहता है, कभी कभी इसको वैक्सी लेयर बोलते हैं, मोम के जैसा लेयर मिलता है, जिससे कि जब पराग जाके उसके ऊपर गिर रहा है तो उस लेयर को या उस झिल्ली को तोड़ के वो अंदर नहीं जा पाता है। ये इसको एक्चुअली पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन एक में उसको पढ़ा जाता है कि इसमें जब परागकण इसके ऊपर आके गिरता है तो इसके ऊपर कौन से प्रोटीन रहते हैं, इसमें कौन से प्रोटीन रहते हैं, उनका आपस में कुछ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इसका ग्रोथ आगे होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हिंड्रेंस रहेगा, या तो ऐसा लेयर रहेगा, कुछ वैक्सी लेयर रहेगा, या इसको ये पहचान नहीं पाएगा, मतलब इसके जो प्रोटीन है यहाँ के प्रोटीन है उनमें मैचिंग नहीं होगा, तो ये अंदर आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक फिजिकल बैरियर इसको बोलते हैं। तो ये फिजिकल बैरियर बोल रहा है जहाँ पे वहाँ पे कुछ लेयर जैसा बन जाता है जिससे कि वो आगे नहीं जा पाता। तो ये जो है ये स्ट्रक्चरल है, मतलब ये एक स्ट्रक्चरल टाइप का बैरियर है कि स्ट्रक्चर की वजह से बैरियर हो रहा है। और ये जो है ये भी स्ट्रक्चर की वजह से बैरियर है, यानी कि स्ट्रक्चर एक छोटा लंबा, इसकी वजह से बैरियर हो रहा है। और ये जो है डाइकोगैमी, ये समय की बात करता है, क्योंकि कौन सा पहले मैच्योर हो रहा है, तो ये टाइम से रिलेटेड है। ये दोनों जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो कि प्रमोट करता है। और इसके अलावा दो मैकेनिज्म होते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और जिसको कि स्वबंध्यता हम बोलते हैं। स्वबंध्यता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर में जो फूल है उसमें जो परागकण बन रहे हैं वो परागकण पूर्णतः सक्षम परागकण है, लेकिन खुद के फ्लावर को वो नहीं कर पाते। यही परागकण अगर किसी दूसरे फ्लावर पे जाके गिरेगा, दूसरे पेड़ पे, तो उसको वो निषेचित कर पाएगा, लेकिन खुद के फ्लावर को वो निषेचित नहीं कर पाता है। इसलिए उसको सेल्फ इनकॉम्पेटिबल बोलते हैं कि खुद के लिए वो इनकॉम्पेटिबल है, खुद के लिए वो सही नहीं है। तो स्वबंध्यता है, मतलब स्व के लिए, खुद के लिए वो बंध है। वो पॉलन जो है वो खुद के फ्लावर को निषेचित नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे फ्लावर को वो कर सकता है। इसका कंट्रोल जो है एक्चुअली जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। इसमें कई जीन्स S1, S2, S3, S4 ऐसे करके जीन्स इसमें खोजे गए हैं जिससे कि ये कंट्रोल होता है। तो दो तरह का पाया गया है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। एक तो पॉलन ग्रेन का जो जीन है उस पर निर्भर करता है, या जिस पेड़ पे वो पॉलन बन रहा है या पराग बन रहा है उसके जीन पर निर्भर करता है। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होने से क्या होगा कि उसका परागकण वैसे तो पूर्णतः सही है सब कुछ, लेकिन खुद को नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। तो ये जैसे सरसों के जो है, रेडिश है, टोबैको, ये सब में ये देखा जाता है। ब्रासिका फैमिली के जो भी हैं, सरसों वाले फैमिली जो है उसमें इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और मेल स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि जो पौधा है वो मेल स्टेराइल है, मतलब उसका जो मेल पार्ट है, यानी कि ये पार्ट जो है वो स्टेराइल है, वो बंद है। मतलब परागकण इसमें जो बन रहा है वो फंक्शनल नहीं है, या तो बन ही नहीं रहा है या बन रहा है तो वो फंक्शनल नहीं है। वो इसको या किसी को भी गिरेगा तो उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कंडीशन को हम मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो ये मेल स्टेरिलिटी जो है ये खास करके मेल स्टेरिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि हाइब्रिड प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। खास करके जब हाइब्रिड बीज बनाया जाता है तो उसमें मेल स्टेरिलिटी का इस्तेमाल होता है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास दो जनक हैं, एक ए और बी, जिसमें ये मेरे पास इसको हम फीमेल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इसको मेल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो क्रॉस बनाएंगे ये F1 होगा, इसको हमको एज ए बीज के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये इंश्योर होना चाहिए कि जब परागन हो तो इसी के पराग से इसका परागन हो, स्व परागन नहीं हो जाए, क्योंकि स्व परागन होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर हाइब्रिड नहीं बन पाएगा वो। तो हाइब्रिड बनने के लिए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि इसी का पराग इसको करे। अब इसमें मान लीजिए खेत में 1000 पौधे लगे हुए हैं, तो हर पौधे में जितने फ्लावर आ रहे हैं सब में मेल पार्ट को निकालना और यहाँ से पराग लेकर के उसको निषेचित करना, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। क्योंकि जिस किस्म का ये पौधा है
उसमें फ्लावरिंग का समय एक ही होगा। अगर 1000 है तो सब में एक ही साथ में फ्लावरिंग आ जाएगा, सब में फूल एक साथ आ जाएंगे। तो पता चला एक तरफ से करना शुरू किए तो तब तक 100 परागन हो गया। या बहुत सारा लेबर लगाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को एक साथ भीड़ना पड़ेगा ताकि ये हो पाए। तो ये खर्चीला और टाइम टेकिंग और रिस्की काम हो जाता है। तो अगर ये इस तरह का कंडीशन मौजूद है कि इसका जो इसमें मेल स्टेरिलिटी अगर मान लीजिए मौजूद है, मतलब इसका जो परागकण है वो परागकण बंद है, उसमें परागकण बन ही नहीं रहा, नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन है, तो फिर हमको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेट हो जाएगा, सीधे सीधे सीड सेटिंग हो जाएगा और परागन हो जाएगा। हवा से या कुछ से कर देंगे तो इसमें परागन जो भी होगा तो परागन क्रॉस पर परागन ही होगा, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी है। तो ये मेल स्टेरिलिटी जो है या इस तरह की जो चीज़ है ये भी एक जीन से कंट्रोल है। ये जीन साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसका रेस्टोरर जीन एक बोलते हैं, वो जो है केंद्रक में पाया जाता है। तो अगर केंद्रक में रेस्टोरर जीन आ जाए तो ये जो है इसमें फर्टिलिटी जो है इसमें वापस आ जाती है। और अगर सिर्फ फर्टिलिटी का जीन केंद्रक में नहीं है, सिर्फ कोशिका द्रव्य में स्टेरिलिटी का जीन है, तो वो स्टेराइल जैसा बिहेव करता है। तो मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म का बहुत यूज़ है। मक्का में इसको यूज़ करते हैं और बाजरा में यूज़ करते हैं पर परागन के लिए या हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए। तो मक्का, बाजरा ये सब में मेल स्टेराइल लाइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है यानी कि पर परागन हो रहा है तो नेचुरली जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि दूसरे फूल का पराग दूसरे पे आ रहा है तो नेचुरली उसको डिपेंड करना पड़ेगा दूसरे के ऊपर, किसी एजेंट के ऊपर। तो ये बर्ड से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, पानी से, हवा से, कीड़ों से, किसी से भी ये हो सकता है। मतलब जो एजेंट है पॉलिन, जो इस तरह जिनकी मदद से इस तरह का परागन हो रहा है उनको हम एजेंट बोलते हैं या पॉलिनेटर वर्ड भी उनको यूज़ करते हैं कि उनको पॉलिनेटर बोला जाता है कि जो इस तरह का काम करने में, पॉलिनेशन में या पर परागन में मदद कर रहे हैं, उनको हम पॉलिनेटर बोलते हैं। और ये चिड़िया भी हो सकती है, ये बैट्स भी हो सकता है, यानी कि और एनिमल्स भी, कई तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, वो लंगूर भी हो सकता है और लिजर्ड भी हो सकता है, यानी कि जो जंगल में पाए जाने वाले, और पानी, हवा, ये सब से ये हो सकता है। तो जो पहला है वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब जबकि पानी की मदद से होता है। तो नेचुरली ये उन पौधे में होगा जो कि पानी के अंदर उगते हैं। तो पानी के अंदर सी वीड्स होते हैं, ग्रासेस, कुछ घास जैसे होते हैं या वीड्स होते हैं जो पानी के नीचे उगते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो परागकण है, परागकण उसमें से फ्लावर से निकलता है और पानी के साथ तैरता हुआ जाके जो फीमेल पार्ट है, स्त्री केसर है, उसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है। तो उस तरीके से करता है। तो हाइड्रिला में ऐसा होता है, सी ग्रास में ऐसा हो जाता है। तो जैसे पानी का ये ऐसा पानी है और यहाँ पर पौधा उग रहा है नीचे, और यहाँ पर मान लीजिए फीमेल फ्लावर है और यहाँ पर मेल फ्लावर है, तो यहाँ से परागकण निकलेगा और पानी के साथ तैरते हुए यहाँ पर जाके इसको निषेचित कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, यानी कि पानी से होने वाला। दूसरा है जूफिली। जूफिली जैसे जू मतलब एनिमल की बात कर रहा है, यानी कि जंतुओं की बात कर रहा है। जूफिली तो इसमें बैट से हो सकता है, मंकी से हो सकता है, मार्सुपियल्स, ये कंगारू वारू जो है, इनसे हो सकता है, लेमूर दूसरे बंदर से हो सकता है, भालू से हो सकता है, रैबिट से हो सकता है, किसी से भी, इनफैक्ट कोई भी एनिमल से हो सकता है जूफिली जो है। पर नॉर्मली इसमें देखा जाता है कि बैट जो है वो ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं और बर्ड्स जो है वो ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं। लिजर्ड्स तो ये मैंगो में देखा जाता है, बनाना में देखा जाता है, गुआवा में, ये सब जंगल में जो उगते हैं उनमें इस तरह का देखा जाएगा, क्योंकि बाकी तो हम कंट्रोल करते हैं जहाँ पर लोग आर्टिफिशियल फसल को उगा रहा है। तो ये मैंगो में भी देखा जाता है, बनाना में देखा जाता है, गुआवा में देखा जाता है, जो जूफिली होता है, क्योंकि एक को खाया फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर दूसरे पेड़ पर जाके बैठा, वहाँ का फल को खा रहा है, तो उसके बॉडी में जो लगा हुआ है परागकण वगैरह वो झड़ के वहाँ पे गिर सकता है। तो इस तरीके से होता है। बैट्स जो कि रस चूसते हैं फूलों का, तो एक फूल का रस चूसा फिर दूसरे पे फूल पे बैठा तो यहाँ से परागकण जो है वहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मली ये जाता है। तीसरा जो है वो एनिमोफिली है। एनिमोफिली मतलब, एनिमो का मतलब होता है विंड, यानी कि हवा। तो एनिमो का मतलब होता है विंड, जब हवा से हो रहा है। तो हवा से क्या हो रहा है, जैसे वाटर लिली है, ये पानी में उगने वाला है, लेकिन लोटस है, हालांकि ये पानी में उगने वाला है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन हवा से होता है। तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया है। वाटर लिली है, लोटस यानी कमल का फूल, और वाटर हाइसिंथ मेज में होता है। मेज जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड जो फसल हम उगाते हैं उसमें मोस्टली हवा से होता है या इंसेक्ट्स, हनी बी वगैरह से होता है। तो एनिमोफिली यानी हवा से होने वाला है, हवा से
अगर हम जैसे राइस का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं वहाँ भी हवा से, तो उसमें जब हम लगाते हैं फसल को तो नॉर्मली जो जिसको फीमेल ले रहे हैं और जिसको मेल ले रहे हैं उन जनकों को हम लगाते ऐसे हैं कि हवा के अक्रॉस हो, यानी कि हवा अगर इधर से इधर चल रही है तो हम उसकी लाइन जो है फसल की लाइन ऐसे ऐसे लगाते हैं, ताकि क्या होगा कि जब हवा चलेगी तो यहाँ से उड़ते हुए आसानी से परागकण इधर जा सकते हैं। तो हमेशा अक्रॉस द विंड लगाया जाता है। वहाँ पर नॉर्मली हवा जिधर से इधर चलती है तो उत्तर से दक्षिण हवा चलती है अगर वहाँ पे साधारणतः, तो पूर्व पश्चिम में फसल का जो है लाइन लगाएंगे, तो इससे इसको आसानी होती है एनीमोफिली में। एक चौथा है एंटोमोफिली। एंटोमो मीन्स इंसेक्ट की बात कर रहा है। एंटोमो मतलब इंसेक्ट का जो अध्ययन है उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं, इंसेक्ट के अध्ययन को। तो एंटोमोलॉजी जिसमें पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट होता है, जैसे जास्मिन होता है। तो इंसेक्ट में नेचुरली ये ध्यान रखिएगा कि जो भी फूल है वो इंसेक्ट के लिए अगर अट्रैक्टिव है, वो इंसेक्ट उसको अगर बहुत अच्छा पाता है, वो रंग कलर्ड है, उसमें नेक्टर है, गंध वगैरह है, तो ही कीड़ा उसमें आएगा। तो इसलिए देखिए जास्मिन यानी मोगरा जिसको हम बोलते हैं इसमें आएगा। एप्पल्स बी के द्वारा, खास करके हनी बी जो है ये एप्पल में होता है, भिंडी में होता है, मेलॉन्स मतलब क्यूकर, आपका मस्क मेलन ऑर्डर, तरबूज, खरबूज, ये सब में होगा। ऑनियन में होता है, कैजू में होता है, और कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, ये सब में एंटोमोफिली जो है ये पाया जाता है। खास करके हनी बी के द्वारा ये पाया जाता है। तो इसलिए हनी बी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। और एक ये जूफिली का ही एक अलग एक टर्म यूज़ किया गया है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को, मतलब जब हम पौधे के पक्षियों का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। तो ऑर्निथोफिली मतलब जहाँ पर पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसमें खास करके उनमें होता है जहाँ पर कि जंगल में जो पौधे वौधे उगते हैं। एक जंगल में एक तरह का आप डिस्कवरी पे या कहीं पर देखते होगे, हमिंग बर्ड्स बोलते हैं उसको। बहुत छोटी सी चिड़िया होती है और बहुत तेज़ वो उसका पंखों का बहुत वो तेज़ी से वो करती है। तो वो एक उड़ते उड़ते ही एक फूल से रस चूसती है, फिर दूसरे पे चूसती है, फिर तीसरे पे जाती है। तो हमिंग बर्ड्स जो है उस तरह के फूलों में पर परागन करने में मदद करती है। तो ये बॉटल ब्रश, ये सब खास करके जंगली या ऑर्नामेंटल पौधे हैं जिनमें खास करके इस तरह का होता है। तो ऑर्निथोफिली जो है ये जूफिली का ही प्रकार है, पर सिर्फ बर्ड्स के द्वारा होता है तो उसको एक अलग टर्म दिया गया है ऑर्निथोफिली। तो इस तरह का जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट के तो एनिमल्स के द्वारा जूफिली, बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली, वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली, विंड के द्वारा एनिमोफिली और इंसेक्ट के द्वारा एंटोमोफिली। तो ये जो एजेंट हैं जिनके द्वारा नेचर में पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन को जो है प्रमोट किया जाता है। तो इसलिए कई जगह पे जैसे हनी बी अगर नहीं है तो उसका फसल के जिसमें हनी बी से होता है, तो अगर हनी बी नहीं है उस एरिया में तो उसके प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम छिड़काव करते हैं वो बेनिफिशियल इंसेक्ट को, जैसे हनी बी है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए इस तरह का। इसलिए आज की तारीख में जो है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।